बहुत बहुत स्वागत आपका आचार्य मुकेश जी। और ये हमारा जो है सौभाग्य है कि आप हमारे एसएम योगा के रिसर्च इंस्टीट्यूट के मंच पर आप उपस्थित हैं और आज का वक्तव्य आपके माध्यम से होने जा रहा है। और योगा फॉर समर, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। इस जूम वेबिनार से आचार्य बालमुकुंद शास्त्री जी एक पुरानी विधा को फिर से जीवित कर रहे हैं, न्यास योग, और इसकी स्थापना इन्होंने की है। मैं बधाई देता हूं इस 6वें योग दिवस पर कि न्यास योग फिर से समाज में पुनः प्रतिष्ठित हो और वही सम्मान और उसकी विभिन्न जो प्राचीन विधियां हैं, तकनीकी हैं, उनका लोग लाभ उठा सकें। आज संपूर्ण जगत योग दिवस मना रहा और हर जगह दुनिया के हर हिस्से में बहुत सारे लोग लाइव सेशंस कर रहे हैं, ऑनलाइन जूम के थ्रू और बहुत सारे एप्स के थ्रू। तो मैं इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी लोगों को जो भी हैं हार्दिक बधाई देता हूं इस 6वें योग दिवस की, और ईश्वर से मंगल कामना करता हूं कि आप लोगों हमेशा स्वस्थ रहें और प्रसन्नचित्त रहें। आज का जो मुझे विषय मिला है, विषय है कि कोरोना के इस संकट काल में, कोरोना का जो संकट काल है, इसमें हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं इस एपिडेमिक जो वायरस है या उसका जो संक्रमण है, या जो जिस तरीके से आज पूरे विश्व में इसकी डर और भय का, अस्थिरता का जो माहौल पैदा किया है। शायद इसी वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग का जो थीम रखा इस वर्ष, वो यही था, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। इसका मतलब था कि हम घर पे रहें, परिवार के साथ रहें और परिवार के साथ रह करके योग करें। तो हमें कौन सा योग करना चाहिए? अगर हम परिवार के साथ रहें और परिवार के घर पे हैं, तो हमें ऐसी कौन सी योग की क्रियाओं को करना चाहिए जिनसे हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़े। तो आज हम वही चर्चा करने वाले हैं कि हम जो है आज इस माहौल में, इस कोरोना के संकट के दौर में ऐसा कौन सा योग है जो आपको इस बीमारी के भय से, इस बीमारी के संक्रमण से आपको बचा सकता है। हाँ, इसके लिए 2-3 चीजों का हमें बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। पहला तो ये है कि हम शरीर में ऐसे व्यायामों को नियमित रूप से जगह दें, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा एसिड है, एसिड, और ये लाइबिलिटी ना बने कभी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा एसिड, हमारी जो सबसे बड़ी जागीर है, वो ये है सुंदर काया, स्वस्थ काया। ये काया अगर खराब हो गई तो ये लाइबिलिटी अगर बन गई तो सारे एसिड्स, जो भी दुनिया में एसिड्स हैं, वो नल एंड वॉइड हो जाए। तो इसे एसिड को हमेशा चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ऐसे कौन से योग अभ्यास किए जा सकते हैं, तो आज हम उन्हीं के ऊपर बात करने वाले हैं, और जिनसे
जिनको करने से हमारा जो है इम्यून सिस्टम बेहतर हो सकता है। तो इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, इनहेंस करने के लिए योग में क्या है। आज कोरोना के इस संकट काल ने हमें ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आने वाली जो भी लड़ाई है, भविष्य में जो भी लड़ाई होगी, जो भी आने वाली चुनौतियां होंगी, वो हमें इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए ही लड़नी पड़ेगी। आप माने या ना माने, अभी तक विज्ञान ने, तकनीक ने बहुत बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। सिंस द ह्यूमन सिविलाइजेशन केम टू एन एग्जिस्टेंस, अ मैन हैज बीन इन constant search of health, peace and harmony. Did we achieve? Did we got it? नहीं, ये स्वास्थ्य और सुख की परिकल्पना इतना बेताशा डेवलपमेंट होने के बाद भी हम हासिल नहीं कर पाए। बदले में क्या हुआ कि हम प्रकृति का ही विनाश कर दिया। तकनीक ने हमें श्रमहीन बना दिया। आजकल तकनीक का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम हर चीज को सरलता से, सहजता से, कम समय में और कम एफर्ट्स में प्राप्त कर लें। यही तो तकनीक सिखा रही है हमें। लेकिन अगर आपका मन श्रमहीन हो जाए, अगर आपका शरीर श्रमहीन हो जाए, तो जिंदगी कैसे जी जाएगी। इसीलिए आपको अगर स्वस्थ रहना है तो कुछ ज्यादा नहीं करना, अपने शरीर को हिलाना डुलाना सीखें, अच्छा सा खाना पीना सीख लें और जिंदगी में जो आदतें हैं उनमें सुधार ले आए। तो योग क्या करता है? यही तो करता है। योग उन सारी आदतों में सुधार लाता है, आपकी जिंदगी में बहुत सारे परिवर्तन ला सकता है। आज पूरा विश्व योग में बहुत सारी संभावनाओं को देख रहा है और योग हिंदुस्तान से, सोचिए, ये प्राचीन हमारे जो ऋषि मुनि थे, उनकी एक डेडिकेटेड साधना, उनकी तपस्या से ये योग खड़ा हुआ, उससे जन्मा, उससे उपजा और ये आज पूरे पूरे विश्व में सुख, शांति और सद्भावना का प्रतीक बन गया है। आज दुनिया में बहुत सारे दिवस मनाए जाते हैं और एक महीने में कम से कम 4-5 दिवस तो होते ही हैं। कौन कितने दिवस याद रखता है? एक योग दिवस ही एक ऐसा दिवस है जिसकी गूंज, जिसकी धूम और जिसका उत्सव आज कोरोना में लोग निकल नहीं रहे हैं, मगर हर टीवी चैनल पे देखें, हर सोशल मीडिया के हैंडल्स पे देखें, सबसे बड़ी खबर जो दुनिया में आज है इस संकट के दौर में भी, वो योग उत्सव की है। वैसे आज का दिन तो ऐतिहासिक दिन कहा जाए कि आज के दिन इतनी सारी घटनाएं घट रही हैं। एक फादर्स डे भी है कि मैं उन योग के जो पितामह हैं, हम योग के फादर पतंजलि योग के जो फायदे हैं दुनिया उठा रही है और हम ये जो जूम या जिस तरह के जो हम सेमिनार कर रहे हैं, इनका मकसद यही है कि इसके जो फायदे हैं, इसके जो लाभ हैं, इसकी जो तकनीक है, इसकी जो लिटरेचर की अप्रोच है, वो नहीं एक दर्शन की तरीके से जाएगा, जैसे ही एक अध्यात्म के तरीके से जाएगा, ये चेतना के तरीके से स्तर पे जाएगा, फिर देखना कि ये शरीर में नहीं, मन में भी और दिलों में भी बहुत सारे परिवर्तन ला। इसी को है। आज इस कोरोना के संकट में सबसे बड़ी बात, या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन या हमारी जो कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, इन सारी जो मेडिसिन सिस्टम है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आपका होम रेमेडीज हो, जितने
हैं, जितने बड़े वो हैं, उसमें लोग भी कर रहे हैं कि immunity का है। एक बार इम्यूनिटी जो कि आप बहुत सारे लोगों से सब हो सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी को ही देख करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और लोग इस विचार के प्रति बहुत सजग भी हो रहे हैं और ये भी सोच रहे हैं कि दवाइयों के बिना कैसे जिया जाए। हालांकि दवाइयों के बिना कोई बड़ी सर्जरी चिकित्सा नहीं हो सकती, उनके बिना कोई भविष्य भी नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। आप जिस दिन से रोकथाम पर काम करना स्टार्ट कर देते हो, जिस दिन से आप प्रिवेंशन पे काम कर देते हो, समझ लो इलाज वहीं से शुरू हो जाता है। अ ऑस ऑफ प्रिवेंशन अ क्वार्ट ऑफ क्योर, है ना। तो एक जैसे ही शुरुआत आपने प्रिवेंशन के ऊपर की और समझिए कि इलाज वहीं से शुरू हो गया। तो जो प्रिवेंशन भी शिद्दत से करेंगे तो सोचो कि आपका शरीर के अंदर not only the resistance, not only immune system, the mobility of your joints, mobility of your entire body, muscles, ligaments, सारे functions, आपके इंटरनल ऑर्गन्स वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो हम ऐसी चीजों पे आज चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस इम्यूनिटी को योग के द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है। जी हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि ये सच है कि इम्यूनिटी के बिना देखिएगा जितने भी मॉडर्न डेवलपमेंट हुए आज तक कोई ये मेडिसिन या ड्रग मैन्युफैक्चरर गारंटी नहीं देता कि ये मेडिसिन ले लो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो मार्केट में WHO ने भी ऐसा नहीं कहा कि कोई इस तरह की दवा बनी है जिसको खाते ही इम्यूनिटी बढ़ जाए, ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो कैंसर है, HIV है, एड्स है, इस तरह की घातक बीमारियों का इलाज 2 मिनट में हो जाता, उसका वैक्सीन भी बन जाता, लेकिन नहीं। इम्यूनिटी 3 तरह की होती है, इसे हमें समझना पड़ेगा पहले कि इम्यूनिटी होती क्या है और ये किस तरीके से कार्य करती है। वैसे अगर संक्षेप में हम अगर देखें तो ये एक शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जिसमें शरीर स्वतः ही शरीर के अंदर इस तरह की कोशिकाएं होती हैं, ऊतक होते हैं। शरीर इस तरह से ऊतकों का, कोशिकाओं का एक विशाल संगठित नेटवर्क है हमारा जो इम्यून सिस्टम, और उसी के आधार पर ये काम करता है। जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें जो हानिकारक सूक्ष्म जीवी आते हैं, वायरस का संक्रमण है और बीमारियां हैं, और अवांछित बीमारियों, तो उन सभी को रोकने के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, समझ लीजिए कि वो इस तरीके से कार्य करता है जैसे कि सरहद पर कोई सेना कार्य करती है। सरहद की सेना का कार्य होता है किसी भी दुश्मन को सीमा के अंदर न आने देना। तो जो इम्यूनिटी का काम भी वही होता है कि वो किसी भी वायरस को बॉडी में न आने दे। तो ये पहली लेयर जो इम्यूनिटी की होती है, द फर्स्ट लेयर ऑफ द इम्यूनिटी इज इनेट इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है जन्मजात। इस इम्यूनिटी को पैदा नहीं किया जा सकता, इस इम्यूनिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता, इस इम्यूनिटी को आप ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये इनबिल्ट है। जैसे कि कंपनी की गाड़ी में सारी चीजें जो इनबिल्ट आती हैं, ये उस तरीके से समझिएगा इसको। ये जैसे हमारी स्किन है, ये स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारे शरीर पर वो स्किन है। और स्किन का कार्य क्या होता है कि त्वचा को हाइड्रेट रखना, डिहाइड्रेट न होने देना, त्वचा को हाइड्रेट रखना। और त्वचा हाइड्रेट रहती है, इम्यूनिटी वहां काम करती है। अगर कुछ हो जाएगा, बॉडी के अंदर कोई इंफेक्शन होता है, तो हमारी बॉडी उसको इंफेक्शन को ठीक से आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। तो ये हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है, बाई बर्थ है ये त्वचा। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, जैसे लाल
का बनना है, सलाइवा का बनना है, हमारे अंदर बलगम का बनना है, आंसू का आना है, ये सारी जो इम्यूनिटीज हैं वो इननेट इम्यूनिटी बाय बर्थ आती हैं, बाय प्रोडक्ट हैं, ये बॉडी के साथ ही आती हैं, इसे कोई बना नहीं सकता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ले लो उससे इम्यूनिटी, नहीं, ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये जो हिस्से हैं, वो जन्मजात हैं, ये जन्मजात है, इसको कोई पैदा नहीं कर सकता, बना नहीं सकता। हाँ, दूसरी इम्यूनिटी है, उस पर भी आते हैं, वो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी, मतलब जिसको हम एडॉप्ट करते हैं। कैसे? वैक्सीन लगा दी किसी ने, हम, है ना। और जैसे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो जिंदा रहती हैं, मरती हैं, फिर टूटती हैं, फिर आ जाती हैं, नई सेल्स बनती रहती हैं, पुरानी मरती रहती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं शरीर के अंदर, और उन्हीं कोशिकाओं में 3 कोशिकाएं बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, मगर इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना बड़ी महत्वपूर्ण नाड़ियां मानी जाती हैं। ऐसे ही शरीर के अंदर जो 3 कोशिकाएं हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। एक होती है एंटी सेल्स, एन के सेल्स, यानी कि नेचुरल किलर सेल्स। ये जैसे मैंने कहा ना कि ये इम्यूनिटी जो है ना हमारे सरहद के ऊपर एक फोर्स की डिप्लॉयमेंट होती है, ये उस तरीके से काम करती है। तो नेचुरल सेल्स जो सेल्स होती हैं वो कमांडो की तरह से काम करती हैं। अगर कोई दुश्मन अंदर घुस आया हो तो उसको कैसे मारना है, और उनके साथ काम करती हैं टी सेल्स और बी सेल्स। अगर दुश्मन अंदर आ गया तो ये मैन कमांडो फोर्स होती है नेचुरल किलर सेल्स, और उनके सपोर्ट में दस्ते होते हैं टी सेल्स और बी सेल्स के। ये क्या करती हैं? जैसे वायरस आता है अंदर तो ये वायरस को स्कैन करती हैं और उसका एक प्लाज्मा तैयार करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं ये, और स्कैन करके मेमोराइज करके फिर कभी ये वायरस आएगा तो इसको वहीं शूट कर देंगी। सो दिस इज कॉल्ड commando cells. I would say, rather saying natural killer cells, better understanding, I would like to say these are the commando cells in our body and they work very very well. So ये आपकी जो नेचुरल किलर सेल्स हैं, आपकी बी सेल्स और टी सेल्स हैं, ये भी इम्यूनिटी का सबसे बड़ा, ये ठीक उसी तरह से कार्य करती हैं जैसे कोई बस में बिना टिकट के चढ़ाए तो उसकी चेकिंग कैसे करेंगे, तो ये कंडक्टर चेकिंग करता है, तो ये नेचुरल किलर सेल्स ऐसे ही उस वायरस की चेकिंग करती हैं, फिर उसको स्कैन करके मेमोराइज करके उसका प्लाज्मा और एंटीबॉडी तैयार करके, आजकल जो आप सुन रहे होंगे कि प्लाज्मा थेरेपी, उनका हम लेकर के दूसरे में प्लांट करेंगे और वो फिर उस वायरस के अटैक के लिए वो बॉडी एंटीबॉडी बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। सो दीज आर दिस काइंड ऑफ द सेकंड लेयर। और इस लेयर से भी अगर हम बच गए, इस लेयर के बावजूद भी वायरस अंदर आ जाता है, ये 3 चीजें हैं। फिर हमारी आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको हमें एक्वायर करना हो। तो कहते हैं ना कि बचपन में किसी ने माँ का दूध पिया है तो ये इम्यूनिटी जो है माँ के दूध से सबसे ज्यादा, ये इम्यूनिटी आपकी जीवन शैली से बहुत प्रभावित होती है। इस तरह की जो इम्यूनिटी है ना, आपका खाना पीना, आपका जितना भी जो नियम संयम व्यायाम आहार विहार निद्रा विचार इन चीजों से रिलेटेड है। तो यहाँ आता है साथियों योग, और इस फेज पे आकर के योग करता है काम। तो यहाँ योग में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं? हाँ, लोग बहुत सारे आसन करते हैं, आसन ठीक है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है हमारे मसल्स के लिए, जॉइंट्स के लिए, लिगामेंट्स के लिए, लेकिन प्राणिक फोर्स के साथ, क्योंकि प्राणा एक ऐसा कंपोनेंट है प्रकृति का, नेचर का, जो डायरेक्टली ब्लड में मिल जाता है। प्राण को, आर यू लिसनिंग टू मी? हेलो? हाँ जी, हाँ जी, सभी लोग सुन रहे हैं आपको। म्यूट कर अच्छा, रखा मुझे है अपनी। ऐसा लगा कि मैं अकेला बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, काफी लोग आपको देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से भी और जूम पर भी। जी हाँ,
पता नहीं वो सब्जेक्ट में खो जाते हैं, आज सुबह से वही चल रहा है, कभी कुछ एक से जी दूसरे ट्रैक पे चले जाते। So, जी जी जी। तो ये इम्यूनिटी उस तरीके से होती है। तो साथियों, ये जो तीसरी तरह की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जिसको एक्वायर किया जाता है, और इसके लिए तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। एक है कि आपका डाइट, आपका खाना पीना कैसा हो। तो योग में तो स्वल्पाहारम, मिताहारम, ये सब कुछ हठ प्रदीप का में, गैरंड संहिता में जो बड़े बड़े टेक्स्ट हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि खाना पीना कैसा हो। और दूसरा है हमारा लाइफ स्टाइल। अब दिनचर्या कैसी हो, खाना पीना आपने ठीक कर लिया, मगर कितने बजे काम करते हो, कितने बजे सोते हो, कितने बजे, ये सारी चीजें जो है ना वो डिसिप्लिन में आए। और तीसरा चीज है कि आप कुछ शरीर के लिए, मन के लिए ऐसा कुछ करें। तो वो ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है। ऑक्सीजन और वाटर, ये नेचर के दो ऐसे कंपोनेंट हैं। जब हम वेंटिलेटर पे होते हैं तो वहां भी सिर्फ यही दिया जाता है, वाटर, H2O, और हमें O2, ऑक्सीजन, यही मिलता है। और योग में ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनसे वाटर एलिमेंट और जिनसे एयर एलिमेंट को बढ़ाया जा सकता है। मैं इसका मिराकल, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं 2000 2005 2005 से लेकर के 2019 तक बहुत सारे रिसर्च यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में हुए। और उनको ऐसा लगा कि जब हम लयबद्ध तरीके से, प्रोलोंग तरीके से, एक रेशियो में एक इनवॉलेंट्री सिस्टम को वॉलेंट्री बनाते हैं, हमारा जो प्राणा है, हमारा जो रेस्पिरेशन है, हमारी श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया है वो इनवॉलेंट्री है। वो हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जग रहे हैं, घूम रहे हैं, गा रहे हैं, इट इज ऑलवेज फंक्शनिंग। लेकिन when you do pranayam, when you do with awareness, it becomes voluntary। एक अनैच्छिक प्रक्रिया, एक ऐसी प्रक्रिया जो अपने आप हो रही है, और उस प्रक्रिया को आप अपने आप कर लो, स्वतः करने लगो। उस प्रक्रिया के ऊपर आपका नियंत्रण हो जाए। सोचो, अगर आप शरीर के ऊपर तो आप नियंत्रण करना सीख गए, आसन करके, शीर्षासन करके, एक हाथ पे खड़े हो गए, एक अंगूठे पे खड़े हो गए, शरीर के ऊपर तो बैलेंस है। और आजकल के योगियों में मैं वही देखता हूं कि उनके शरीर में बैलेंस तो दिखता है, लेकिन मन डिगा हुआ है, प्राण डिगा हुआ है। तो योग जो है, अगर आपका प्राण के ऊपर बैलेंस हो गया, मन के ऊपर बैलेंस हो गया, आपका बुद्धि, अहंकार और चित्त, चित्त जो है हमारा मन बुद्धि अहंकार से बना है, और उसके ऊपर अगर आपका नियंत्रण हो गया तो आपके सारे डिसीजन अच्छे हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपका चित्त, अगर आपका मन बुद्धि के साथ ट्रेवल करता है, देन इट इज मच बेटर, यू कैन रन एवरीथिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। व्हेन योर माइंड गोज विद द ईगो, यू कैन नॉट, आपके बॉडी में वो हार्मोन्स ही ठीक से काम नहीं करेंगे, वो ग्लैंड्स का सीक्रेशन ही ठीक से नहीं होगा। दुख में, तनाव में इम्यूनिटी का सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो है अवसाद, वो है तनाव, वो है द्वंद्व, वो है हताशा, वो है निराशा। तो बैलेंस शरीर में सबके है, मगर हताशा लिए घूम रहे हैं लोग, निराशा लिए घूम रहे हैं लोग, द्वंद्व लेकर के घूम रहे हैं लोग। जब तक आपके अंदर से वो लौ प्रदीप्त नहीं होगी, जब तक आपके अंदर से वो खुशी जागृत नहीं होगी, कोई काम संभवतया पूरे अच्छी तरीके से नहीं हो सकता। तो इसलिए, क्योंकि विज्ञान क्या कहता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम डिप्रेशन में होते हैं, तो हमारे ब्रेन के अंदर
सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियां द्रव्य उत्पन्न करती हैं जिसे कार्टिसोल कहते हैं। और ये कार्टिसोल नाम का जो द्रव्य है ये केवल तनाव के समय में ही पैदा होता है। जब हम बहुत गहरे तनाव में होते हैं, जब हम बहुत गहरी सोच में होते हैं, जब हम हताशा में होते हैं, निराशा में होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, दुख और अवसाद में होते हैं, तो ये जो कार्टिसोल का रिसाव पैदा हो जाता है। और ये कॉर्टिसोल नाम का जो द्रव्य है वही सबसे बड़ा जो काम करता है, सबसे बुरा काम जो करता है वो ये है कि ये WBC व्हाइट ब्लड सेल्स इनके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ये उनके फंक्शन को, उनकी क्रियाशीलता को बिल्कुल स्लो कर देता है। और अगर WBC कम हो जाए तो क्या होगा? तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं? तो पहली बात हम दो चीजें समझ में आई कि इम्यूनिटी के लिए एक तो मन का प्रसन्न होना, यानी मन का सही होना, मन में फील गुड होना बहुत जरूरी है। तो योग से बेहतर ये दुनिया की कोई तकनीक, दुनिया की कोई भी ड्रग, दुनिया की कोई भी मेडिसिन ये फील गुड पैदा नहीं करा सकती, सिर्फ मेडिटेशन और प्राणायाम के बिना। तो योग में मेडिटेशन प्राणायाम आप सोचिएगा कि इम्यूनिटी पे किस कदर कार्य करेंगे। और बताएं आगे आपको कि अगर आप इनके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो होता क्या है। हमारी जो रिसर्च है, हमारी जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि जैसे जैसे आप ध्यान और प्राणायाम ये दो चीजें पकड़ के चलें, सिर्फ आसनों को मैं इसलिए यहाँ ज्यादा वरीयता नहीं दे रहा कि मैं तो सुबह से आसन नहीं देख रहा हूँ, लोग वही कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं और वही मापदंड है शायद। मुझे लगता है कि शरीर में कितने भी टॉक्सिन्स हों, मन में कितने भी टॉक्सिन्स हों, बट वंस यू परफॉर्म द पोस्चर्स देन यू कैन डिस्प्ले योरसेल्फ एज ए हाईएस्ट योगी और योगी ऑफ द हाई ऑर्डर। सो मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा कि जहां स्टेज पर हमें शो करना हो, ये हमें अपने चेतना को शो करना है, हमें अपने ज्ञान के जो आधार है, जिसे हम कहते हैं कि हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा जो ब्लिसफुल स्टेट ऑफ द प्योर कॉन्शियसनेस है, ये चीजें हम वहां जाकर के अनुभव करें, देन यू कैन रियलाइज द ट्रू सेल्फ ऑफ द प्योर सेल्फ ऑफ द सुप्रीम सेल्फ। जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये वहां से जाकर के स्टार्ट होते हैं। तो रिसर्च की बात करें कि 2005 से लेकर के 2019 तक की जो रिसर्च थी उनमें क्या पता चला कि जैसे जैसे क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से एक लंबी श्वास ली जाती है और उसी को एक सही ऑर्डर में छोड़ा जाता है तो कार्टिसोल का स्तर बिल्कुल नीचे आ जाए। पहला ये रिसर्च बता रही है। दूसरा कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ। लोगों का जो फ्लैक्चुएट होता था, कपालभाति करते समय थोड़ा फ्लैक्चुएट होता है या बहुत सारी क्रियाएं हैं, और कुछ लोगों का फ्लैक्चुएट रहता है स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से कुछ लोगों का फ्लैक्चुएट हो जाता है। किसी की बात सुन के फ्लैक्चुएट हो जाता है, किसी की बात सुन के लोगों का जो है बीपी कम और ज्यादा होता है। तो इस दौर तक आ गए हैं हम लोग। तो वहां ये देखा गया कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं और ब्रीदिंग करते हैं, प्रोलोंग ब्रीदिंग, डिसिप्लिन ब्रीदिंग, हमेशा याद रखें कि अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र पतंजलि का यही है कि योगा शुड बी प्रैक्टिस एज अ डिसिप्लिन। अथ अनुशासन, anu means to follow, शासन means strictly. So once you start something following very strictly in your life, that become discipline. Discipline का मतलब ये नहीं है तो रोज सुबह केवल शीर्षासन ही दिखाना है सबको। हाँ, तो ये चीज देखी गई। तीसरा जो एक रिसर्च बताती है हार्वर्ड की कि WBC में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि देखी गई।
एक दिन में नहीं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि रक्त की जो धमनी प्रवाह है या धमनियों में जो रक्त का प्रवाह है उसमें काफी सुधार पाया गया। ऐसे ही कुछ रिसर्च ये भी बताती हैं कि आसन, प्राणायाम और मेडिटेशन करने से हमारे मानसिक और शारीरिक में कमी देखी गई। कुछ रिसर्च ये भी कहती हैं कि ऑटो इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रेंथन हुआ। धीमी और गहरी श्वास लेने से पीएसएनएस यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हाईली इंप्रूव्ड हुआ। और वो बहुत जरूरी है। पैरासिम्पैथेटिक वही है कि जो आपको ऑटोनोमस मोड पे जब आप आ जाते हो, दैट इज कॉल्ड ऑटोनोमस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ऐसे ही कुछ कैंसर के मरीजों पे भी देखा गया तो स्ट्रेस में वहां भी कमी पाई गई। एक अध्ययन में यह भी पता चला कि आप अगर डेली नियमित रूप से लंबी और गहरी श्वास का अभ्यास करते हो तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रेंथन हो सकता है। तो ये चीजें जो हैं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड थी योग में। मैंने बहुत सारे चीजों का डिस्क्रिप्शन भी दिया और उनके बारे में बताया अभी। और मैं आपको ये भी बता दूं, पुराना टेस्ट है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता में एक जगह लिखा है यावंतो जीव जंतुआ तावंतो आसना, कि जितने जीव जंतु हैं उतने ही आसन है। और इसको मैंने काफी स्टडी किया। बाहर रहता था मैं, यूनाइटेड नेशंस में काम करता था। देन आई स्टडी अ लॉट अबाउट दिस। देन मुझे लगा कि हाँ, तो तब बाद में पता चला कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है इसका, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल। कैमिल पोज करने से कैमिल की जो पीठ होती है, कैमिल का जो बैकबोन होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सारा बोझा ले जा सकता है। तो जो लोग कैमिल पोज करेंगे उनका बैक बहुत स्ट्रांग होगा। ट्रेडिशन से जितने पोस्चर्स आए हैं उनका रिलेवेंट देखिएगा आप। ऐसी कोई हमारे हिंदुस्तान में एक योगा का बहुत बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए और इन चीजों को वहां डिस्प्ले करना चाहिए, तब तो इसका विकास होगा। नहीं तो लोग क्या है कि एक नई नई योग की दुकान खोल के बैठ जाते हैं और उसके बाद असली क्लासिकल योगा बहुत पीछे छूट जाता है। ऐसे ही कोबरा पोज करते हैं तो कोबरा का डाइजेस्टिव बहुत अच्छा होता है। एक बार में खाता है और जो है 2 महीने, 1.5 महीने, 3 महीने तक भोजन करने की। सो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका ईसोफाइगस एंड स्टमक। सो हमारा ये कोबरा पोस्चर करने से, भुजंगासन करने से एसिडिटी है या डाइजेशन है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही कह रहा था। ऐसे ही मुझे याद आया यावंतो जीव जंतुआ तावंतो वासना, अर्थात मैंने इसको इस तरह से लिया यावंतो जीव जंतुआ तावंतो श्वसनम। तावंतो श्वसनम, जितने जीव जंतु हैं और उनके सांस लेने के उतने ही पैटर्न, और जो जीव जिस पैटर्न पे सांस लेता है उसकी उम्र उसी हिसाब से चलती है। इस पृथ्वी पर 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों का जिंदगी एक जैसी नहीं है। कुछ जीव तो है एक दिन पैदा होते हैं एक दिन मर जाते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं कि एक दिन पैदा हुए, 2 महीने जिए, 2 साल जिए, 10 साल जिए, 20 साल जिए, 50 साल जिए, 150 साल, 200 साल, 300 साल जिए, 400 साल जिए। इस तरह के जीव भी हैं। और इनके पीछे जब काफी चीजों को पढ़ा, इनके बारे में जब स्टडी किया तो पता चला कि इनका श्वसन तंत्र ही एकमात्र डिफरेंस है सब में। अदरवाइज दे लिव इक्वली ऑन दिस प्लेनेट विद एयर अर्थ, पांचों एलिमेंट के साथ रहते हैं वो। लेकिन अलग चीज क्या थी उनकी, उनकी अलग चीज ये थी कि श्वसन लेने का तरीका कैसे। एक रैबिट है, एक जो खरगोश होता है, खरगोश, वो 1 मिनट में 35 से 40 श्वास लेता है। 1 मिनट में 35 से 40 बार श्वास लेता है और उसकी उम्र होती है 8 से 10 साल अप्रोक्सीमेटली।
एक हॉर्स, एक घोड़ा, एक जो घोड़ा होता है वो 1 मिनट में 25 से 30 बार सांस लेता है और उसकी उम्र होती है 20, 18, 20, 22 साल अप्रोक्सीमेटली। एक आदमी, एक मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है और उसकी उम्र होती है अप्रोक्सीमेटली 80 से 100 साल और कुछ आगे पीछे। एक एलिफेंट, एक एलिफेंट 1 मिनट में 6 से 7 सांस लेता है और उसकी उम्र होती है 100 टू 200 ईयर्स, 150 से 200 साल। ये छलांग, उछल कूद करते होंगे, आसन करते होंगे सारे, मगर इनकी श्वास की कैपेसिटी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं। और टर्टल, टर्टल जो होता है एक एक मिनट में 4 से 5 बार सांस लेता है और उसकी उम्र कितनी होती है जानते हैं आप लोग? 300 से 400 साल। तो मैं सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन जो देता हूँ, लगभग 5 सालों से, 4 सालों से मैं उतने आसन नहीं कर पा रहा, लेकिन ब्रीदिंग, प्राणायाम और मेडिटेशन विदाउट एनी फेलियर। 50 साल से ऊपर का हो और मैं इन चीजों को अभी भी करता हूँ। मुझे लगता है कि आसनों से ज्यादा जो मेरे अंदर ऊर्जा है, मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ है, मेरे अंदर जो, आज मैं कितने सेशंस हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आई स्टार्टेड 5:30, फर्स्ट सेशन वाज 5:30। उसके बाद जेएनयू काफी हुए। तो सुबह से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। अभी शास्त्री जी का फोन आया तो कह रहे थे कि अभी फ्री हो। मैंने कहा बस 5 मिनट दो, आई विल कम ऑन लाइव ऑन योर पेज आल्सो। मैं आपके साथ भी आ, तो वही अलग अलग टॉपिक्स पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुझे किसी खाने से नहीं मिलता, मुझे किसी जूस से नहीं मिलता, किसी लाइफ स्टाइल के प्रोडक्ट से नहीं मिलता, आसन करने से नहीं मिलता, मैं जब ध्यान करता हूँ, मैं जब प्राणों के साथ ट्रेवल करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं पूरे शरीर में, मैं पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कराया। तो ये ताकत है श्वास की, ये ताकत है प्राणायाम की। और आप अगर प्राणायाम करना शुरू कर दें तो आप भी, अभी जो हमने एनालिसिस करके देखा कि रैबिट 1 मिनट में 35 से 40 सांस लेता है और जिंदगी इतनी होती है, हॉर्स की कितनी होती है, एक मनुष्य की कितनी होती है। जी हाँ। तो ऐसे में कौन कौन से प्राणायाम है जो किए जा सकते हैं, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और मैं आपको कुछ कराऊं ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ओ माय गॉड, सो 42 मिनट्स ऑलरेडी हो गए। तो चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बातें तो बहुत होती रहेंगी, थोड़ा सा हम लोग ब्रीदिंग करते हैं। फिर कभी पेज पे आएंगे तो टाइम रहेगा तो आई कैन स्पीक मोर अबाउट इन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। प्राणायाम, ऐसे कौन से प्राणायाम हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं? उन प्राणायामों में क्या विशेषता होनी चाहिए? उन प्राणायामों का रेशियो कैसा होना चाहिए? ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरह के प्राणायाम को, इस तरह के अभ्यास को अपनी साधना में शामिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो आपके शरीर पर किस तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो पहला जो प्राणायाम मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो है अनुलोम विलोम। और बहुत सरल तरीका, किसी चीज को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बिल्कुल नहीं करना। आप किसी भी ध्यान के आसन में बैठें और आप अपने पीठ को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी कोई प्राणायाम करें, आपका मेरुदंड यानी कि स्पाइनल कॉलम हैज टू बी वेरी स्ट्रेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी ब्रेन तक कम्युनिकेशन होगा, ब्रेन तक जो भी सेंसेशन जाएंगे और जो भी एनर्जी का फ्लो जाएगा चक्रों के थ्रू, फ्रॉम मूलाधार टू आपके सहस्रार चक्र, तो जो भी प्राण का फ्लो एक्टिवेट होगा तो उसमें स्पाइनल कॉलम का सीधा रहना अति आवश्यक है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्राणायाम करने के लिए मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखें, एकदम स्ट्रेट रखें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाइल कीपिंग योर स्पाइनल कॉलम स्ट्रेट, आई थिंक दैट प्राणायाम कुड बी डन. तो क्या करना है? कुछ नहीं करना. एक ये देखें, एक्यूप्रेशर में चाइनीज पद्धति है हालांकि, लेकिन हमारे यहाँ इसको मर्म चिकित्सा के नाम से जाना जाता है. और ये हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखें तो वेदास आर द मोस्ट एंशिएंट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड. तो उससे ऑथेंटिक तो कुछ हो ही नहीं सकता. सो दिस इज अवर टेक्निक. ये आप इंडेक्स फिंगर को, ये जो आपका इंडेक्स फिंगर है और आपका मिडिल फिंगर रूट ऑफ द थंब से लगा दो. यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कुछ पॉइंट होते हैं, तो बस उनको दबाना है और ये आपकी मुद्रा बन गई. और हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि प्राणायाम को राइट हैंड से ही करना है. लेफ्ट हैंड से कभी भी प्राणायाम ना करें. लेफ्ट साइड में आपको आपके आर्टनरीज पे, कोरोनरीज पे बिल्कुल दबाव नहीं देना है. आपको हाथ को यहाँ तक नहीं लाना है. लेफ्ट साइड में आपका हृदय होता है, so that has to be rest on the knee. So this portion is resting on your knee, and then you can keep this like this and spinal column very straight. Then close your right nostril with the right thumb, and then fill your lungs with maximum amount of oxygen from the left side. तो लेफ्ट से आप 10 सेकंड में लंबा गहरा सांस भरें, और ये रेशियो आप अपनी क्षमता के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं. तो मैं आपको सिर्फ एज ए एग्जाम्पल 10 सेकंड में प्राण को भर के दिखा रहा हूं. सो व्हेन यू ब्रीथ इन, आपका डायफ्राम पूरा ऊपर उठना चाहिए. द लंग्स मस्ट बी एक्सपेंड एंड डायफ्राम मस्ट कम अप. दिस इज द बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डूइंग प्राणायाम. So keep the spinal column straight, close the right nostril and fill your lungs from the left nostril. Start करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और राइट से एक्सेल करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. राइट से फिर इनहेल करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और लेफ्ट से एक्सेल करें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक राउंड आपने किया अनुलोम विलोम. ये प्राणायाम इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है. कई जगह इसका डिस्क्रिप्शन नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी आता है. हालांकि अनुलोम विलोम प्राणायाम रेशियो के साथ होता है, कुंभक के साथ होता है और बंद के साथ भी होता है, लेकिन ये एक सरल है और सभी के लिए है. ये जो बिगिनर्स हैं, इंटरमीडिएट हैं, एडवांस्ड हैं, वो रेशियो को फॉलो कर सकते हैं. लेकिन दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग. आप अपने इनहेलेशन कैपेसिटी को बढ़ाते जाएं, प्रोलोंग करते जाएं. 10 सेकंड से 20 सेकंड में श्वास को स्ट्रेच करना है. यू हैव टू सप्लाई द मैक्सिमम अमाउंट टू द लंग्स. द मेन कंसेप्ट इज बिहाइंड द टेक्निक ऑफ डूइंग एनी प्राणायाम इज to supply the maximum amount of oxygen to your lungs, so that lungs get the more oxygen and the oxygenated blood goes to the various part of the body to strengthen the immunity. So this is very important. अब हम दूसरे प्राणायाम की तरफ जाते हैं. ये प्राणायाम जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है उन लोगों के लिए भी अच्छा है. अनुलोम विलोम जिन लोगों को स्ट्रेस एंजाइटी है उनके लिए अच्छा है. जिनके नाड़ियों में ब्लॉकेजेस हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है. जिन लोगों को डॉक्टर ने बोला है कि स्टंट लगेंगे, आई थिंक दिस प्राणायाम शुड बी प्रैक्टिस्ड टू दीज पीपल, एंड देन दिस इज अ वेरी गुड फॉर द कार्डियक वस्कुलर डिसऑर्डर्स एंड कार्डियक वस्कुलर डिजीजेस. अगला प्राणायाम. शास्त्री जी टाइम है, मैं कितने बजे मुझे बता दो. 5 बजे तक हम लोगों को किसी भी हाल में हाँ, नहीं तो क्या है कि मैं फिर कंक्लूड नहीं कर पाऊंगा. बोलते जाए. कोई बात नहीं, आप समय लीजिए अपना. इतने में और भी लोग जुड़ रहे हैं जूम पर, क्योंकि 5 बजे का समय रखा था हम लोगों ने. तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो कोई इश्यू नहीं है. आप करिए, अच्छा करवा रहे हैं और अच्छा हो रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है. आप करवाइए. तो देखिए, ये अनुलोम विलोम हुआ. अगला जो प्राणायाम है भ्रामरी. आजकल है क्या कि भ्रामरी को बहुत सरल और सहज तरीके से भी कराया जाता है और वो हर जगह प्रचलन में है. और ज्यादा से ज्यादा जो आज योग शिक्षक हैं वो उसी तरह का प्राणायाम कराते हैं. इस प्राणायाम को मैं आपको आज एक अलग तरीके से कराने वाला हूँ, भ्रामरी को.
और देखें, ये प्राणायाम हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट करता है। ये थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को थायराइड ग्लैंड की बहुत समस्या है, लंबे समय से है और मेडिसिन भी ले रहे हैं, तो ये प्राणायाम जरूर करें। और बंद लगाएं, उसके बाद जालंधर बंद लगा के भी कर सकते हैं, बट अभी हम जालंधर बंद के साथ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरा, ये प्राणायाम जो है भ्रामरी भ्रामरी प्राणायाम, हमारे स्ट्रेस यानी कि जिनका लगता है कि बहुत ज्यादा तनाव में है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनको डिप्रेशन है, नींद नहीं आती, फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा स्लीप एपिनिया है, इंसोमिया है, डिस्टर्ब स्लीप है, तो हाई ब्लड प्रेशर है, तो उन लोगों के लिए ये भ्रामरी जो है एक वरदान की तरह से साबित होगा। कैसे करना है? क्योंकि इस ये प्राणायाम श्वास तो होती है, इसके साथ साथ एक नाद स्वर भी कार्य करता है। नाद नाद इज द सिंबॉलिक गेस्चर ऑफ एनर्जी। आप ध्वनि को ऊर्जा का एक स्रोत मान सकते हैं। सो साउंड इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। जब हम चिल्लाते हैं तो आवाज आती है, ध्वनि। किसी बम का विस्फोट करते हैं तो जितनी बड़ी चीज होगी ध्वनि उसकी उतनी ही तेज होगी। तो ध्वनि एक उसका प्रतीक है, ध्वनि ऊर्जा का प्रतीक है। दो तरह के बल होते हैं, जितना बड़ा विखंडन होगा उसका एक्सप्लोजन होगा, उसकी उतनी बड़ी ध्वनि होगी। तो ये नाद नाद स्वर जो है ब्रह्मांड में बहुत पहले से था, और ब्रह्मांड में इस नाद स्वर को जहाँ आ उ मा ओम के द्वारा भी लोग जानते थे, जहाँ टंग और टीथ का कनेक्शन नहीं होता, ओम, इसमें ना आपके टीथ मिलते हैं और ना आपकी टंग मिलती है। तो ये डायरेक्ट नाभि से लेकर के विशुद्धि के बीच में आता है। तो हमें कहाँ फोकस करना है? एक चीज और मैं दिखा दूं कि सामान्य तरीके से लोग भ्रामरी को कैसे कराते हैं। बिल्कुल सरल तरीका, साधारण तरीका भ्रामरी को कराने का ये है। लोग यहाँ ये जो हमारे लोब्स हैं ईयर के, इनको बंद करते हैं थंब से ऐसे, और ये दोनों उंगलियां यहाँ रख लेते हैं आंखों पे, मिडिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर, और इंडेक्स फिंगर पलकों के ऊपर, और ये यहाँ ऐसे करके पीठ को सीधा करके फिर लंबा गहरा सांस लेते हैं और हमिंग साउंड करते हैं। देख लें, एक साधारण तरीका है और मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ। एक्चुअली अगर माना जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ मकार चांटिंग है, ये भ्रामरी प्राणायाम तो बिल्कुल नहीं। बस भ्रामरी आएगा यहाँ से। ये आपका विशुद्धि चक्र है, ये हमारा वोकल कार्ड है जहाँ एपिग्लोटिस होता है। और जब आप श्वास लें, कैसे, है ना, सक करें अंदर से यहाँ से, और इसको प्रलोभ करना सीख लें। यहाँ से 8-10 बार दिन में करेंगे तो ये अभ्यास आ जाएगा, और उसी वाइब्रेशंस के साथ, उसी नाद के साथ आप श्वास भरें और उसी के साथ श्वास को उतारें। श्वास को पूरा खींचें, लंबा करें और फिर उसको धीरे धीरे रिलीज करें, लेकिन आवाज यहीं से आए, कॉन्ट्रैक्शन यही हो, और इन्हीं ग्लैंड के ऊपर वो प्रेशर हो, बॉम्बिंग हो, साउंडिंग हो। तो फिर देखें, आपके इम्यून सिस्टम पर, आपके स्ट्रेस के ऊपर और थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक चमत्कार हो जाएगा अगर आप इसको करते हैं तो। बिलीव मी, बहुत सारे लोग मेरे साथ योगा करते थे, मैं कराता था, और उनको ऐसी कोई समस्याएं थी। कुछ चीजों को मैंने बहुत ही फ्रूटफुल पाया है, जैसे पवन मुक्तासन है या सर्पासन, भुजंगासन और सेतु बंधासन। इनका एक अभूतपूर्व कॉम्बिनेशन लोगों को कराया जाए तो उनका डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में बहुत राहत मिली है। इसी तरीके से मैंने इस भ्रामरी के बहुत ज्यादा जो है पॉजिटिव या अच्छे रिजल्ट, सकारात्मक जो परिणाम मैंने देखे हैं। अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि उसको फायदा नहीं हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, एक बार मेरे साथ देखेंगे।
मुझे लग रहा है कि समय ज्यादा नहीं है। सो यहां से देखें, तो ये आवाज है प्रॉपर भ्रामरी, द क्लासिकल, द टेक्स्ट, गोरख शतक, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, और हमारा जो कनपटा सेक्ट और हमारे जो हिमालयन ट्रेडिशन के योगीज हैं, दे ऑलवेज प्रैक्टिस काइंड ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिसेस। आप न्यास योग में आगे जाएंगे तो शायद इस तरह की अभ्यासों का आपको वर्णन मिलेगा। न्यास योग एक अलग परंपरा को, एक बहुत ही जो हमारे कुंडली से, हमारे चक्रों से और हमारे ज्ञान के उस दिव्य स्वरूप को प्रकाशित करने वाली एक विशेष परंपरा है योग की। तो उसमें आप इन सारी चीजों को देख सकते हैं कि स्वर के साथ साथ, चक्र के साथ साथ औरा तक की यात्रा कैसे की जाती है। तो ये भ्रामरी था, सही भ्रामरी, और इसके लाभ विश्वास करिएगा अनंत हैं, मगर थोड़ा सा वक्त लगता है इसको करने में, और जब आप इसको करने में सक्षम हो जाते हैं फिर इसके फायदे अनंत हैं। अगला, तो ये दो प्राणायाम मैंने आपको बताए हैं, और एक शुद्धि क्रिया बता देता हूँ। शुद्धि क्रियाएं, क्योंकि योग में बिना शुद्धि क्रियाओं के योग जो कराते हैं, समझ लीजिएगा कि वो योग नहीं है। आपके शरीर में मल भरे रहें, टॉक्सिन्स भरे रहें, और आप रोज आसन करो तो क्या फायदा होगा उनका? क्या आसन आपके शरीर के, आपके मन के मलों को निकाल सकते हैं? इसके लिए शुद्धि क्रियाओं का अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। कुछ ना करें, कपाल भाती इटसेल्फ वन ऑफ द बेस्ट क्लींसिंग प्रोसीजर इन योगा। कपाल भाती, कपाल यानी कि आपका फोरहेड, भाती का मतलब शाइनिंग, कंप्लीट, और ये शाइनिंग तभी आएगी कि जब आप प्यूरिफाई हो जाओगे। सो द पर्सन हु इज रियली प्यूरिफाइड इनसाइड, ही हैज वेरी शाइनिंग हेड। उसका फोरहेड बहुत शाइनिंग करता होगा, उसका एक अलग ऑरा होगा। तो प्यूरिफिकेशन के लिए ये प्यूरिफिकेटरी क्यों है, मैं इसलिए इसे कह रहा हूं कि दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्लींसिंग प्रोसीजर ऑफ योगा। इसमें फोर्सफुल कांस्टेंट एक्सलेशन होता है, और इसमें एक अच्छी बात क्या है कि आप CO2 को बाहर फेंक रहे हो। कपालभाति इज ऑल अबाउट थ्रोइंग CO2 आउट फ्रॉम योर बॉडी। तो आपके शरीर से लगातार अगर CO2 को बाहर फेंका जाए तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। और ये ऑक्सीजन क्या करेगी? वेंटिलेटर पे क्या करती है ये वही काम हमारे अंदर करेगी, वही काम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे ऑर्गन्स में सप्लाई करेगी। तो कपालभाति वर्क्स इन 3 वेज, 3 तरीके से कार्य करती है। फर्स्ट प्यूरिफिकेशन, देन सर्कुलेशन, देन डिटॉक्सिफिकेशन। ब्लड का सर्कुलेशन, मलों का प्यूरिफिकेशन, और टॉक्सिन्स का, विजाती तत्वों का डिटॉक्सिफिकेशन। तो ये कपालभाति अपने आप में बहुत है। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि लोग कपालभाति भी, बॉडी हिल रही है, अगर जिसकी कपालभाति करते समय शरीर हिले तो समझो वो कपालभाति कर ही नहीं सकता। कपालभाति के लिए शरीर बिल्कुल जड़वत होना चाहिए, बॉडी रिमेन इमोबाइल। इसके नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है एक स्ट्रोक को बाहर फेंकने के बाद। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बंदूक से गोली निकलती है तो झटका लगता है, ऐसे ही अगर आप सांस को बाहर फेंकेंगे तो मोक इनहेलेशन होगा, और मोक इनहेलेशन आपको एक स्ट्रोक के लिए तैयार करेगा। कैसे? तो ये कपालभाति है। इसके 3 तरीके हैं। जिन लोगों को सीवियर हार्ट का प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा है, वर्टिगो है, या पोस्ट ऑपरेटिव कोई सर्जरी है,
तो वो लोग सरल पैटर्न पे करें, इजी पैटर्न, मतलब 1 मिनट में 40 स्ट्रोक्स करें। जिन लोगों को कुछ नहीं हुआ लेकिन वो पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो वो 80 स्ट्रोक से स्टार्ट करें 1 मिनट में। और जो लोग रोज करते हैं वो 1 मिनट में, और इन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो 1 मिनट में 120 स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो ये कपालभाति है, यही टेक्स्ट कहता है। अब कपालभाति में कुछ चीजों का ख्याल रखें, जैसे कि आपका शरीर अगर हिलता है, कुछ लोग कहते हैं कि पेट आगे आना चाहिए, पेट हिलना चाहिए। भाई जब आप फोर्स मारोगे नोस्ट्रिल से, शुरू में यहाँ एक टिश्यू पेपर रख के करो, फिर देखो, यू कैन मेजर योर फोर्स, यू कैन मेजर द प्रेशर ऑफ योर ब्रेथ, और ऑटोमेटिकली प्रेशर के साथ जैसे ही एक्सेल करोगे तो एब्डोमेन तो मूव करेगा ही करेगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ध्यान देना है शरीर, आपकी बॉडी, आपका स्पाइनल कॉलम मस्ट बी स्ट्रेट एंड देन कुछ हिले नहीं शरीर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कपालभाति के लिए। देखेंगे कैसे करेंगे कपालभाति। आपको एक चीज का और ध्यान रखें, कुछ लोगों को मैंने यहां से आवाज करते हुए सुना है कपालभाति में। कैसे करते हैं वो लोग? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो अपने थ्रोट को खराब कर सकते हैं, उनकी आवाज खराब हो सकती है और थ्रोट में खराश आ सकती है, स्क्रैचेस आ सकते हैं वॉल के ऊपर, ट्रेकिया के पास। तो प्लीज डोंट डू इन दिस वे, यू डू कपालभाति हाउ, बिल्कुल नॉस्ट्रल से आपका एक्सलेशन होना चाहिए, लाइक दिस। तो ये 3 अभ्यास मैंने आपको बताए हैं। और प्राणायाम कभी भी करो, कोई भी प्राणायाम कम से कम 3 मिनट तो करो। 3 मिनट का जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं है केवल शौक के लिए 2 राउंड 3 राउंड कर लिए। तो एक पूरा जो प्राणायाम, अगर 1 घंटा आप आसन करते हो, आप तो उसमें 50 मिनट आसन करो या 45 मिनट करो, 15 मिनट प्राणायाम अलग से करो। फिर देखो कि जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जो एनर्जी का फ्लो अंदर आएगा, जो आपका ऑरा का निर्माण होगा, जो मन के अंदर जितने भी तनाव, द्वंद, हताशा, निराशा, सारा कुछ बहकर बाहर निकल जाएगा। हमेशा याद रखें। अब मैं आता हूं कुछ ऐसी चीजों पर जो इम्यूनिटी को बहुत हानि पहुंचाती हैं, नुकसान पहुंचाती है, इम्यूनिटी को डैमेज कर देती है। वो कौन कौन सी चीजें हैं? वो है देर रात तक काम करने की आदत। अगर आप बहुत देर तक काम करते हो, रात को बहुत देर तक जगते हो, शरीर को रेस्ट नहीं मिलता है, इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रेंथन होगा? आपकी बॉडी रिजुवनेट कैसे होगी? आपकी सेल्स कैसे फंक्शन करेंगी? आपकी टी सेल्स, बेल सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, व्हेन दे विल हैव टाइम टू इन्वेस्टिगेट, these commandos will not work, that army will become useless। तो बॉडी को रेस्ट देना है। दूसरा कारण, नींद खराब। जिन लोगों की नींद खराब है उनका इम्यूनिटी बढ़ नहीं सकती, तो नींद को अच्छा करें। और बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि मैं 8 घंटे नहीं सो पाया, मैं 6 घंटे नहीं सो पाया। भाई 2 घंटे सो, लेकिन ऐसे सो घोड़े बेच करके सोए हो। योग निद्रा में कितनी अच्छी आपको नींद मिलती है, आपकी बॉडी पूरा रिलैक्स होती है। ऐसे ही एल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको, इन चीजों का भी छोड़ दें बिल्कुल। जंक फूड, बाहर का खाना, इन चीजों का भी त्याग करें। पानी को ज्यादा से ज्यादा पिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा। शारीरिक गतिविधियां, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी ही इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो इन चीजों पर ध्यान दें। और खाने में कौन सी चीजों को शामिल करें? आप अपने भोजन में, अपनी डाइट में, दिनचर्या में आंवला, आंवले को जरूर शामिल करें। आप गिलोय को शामिल करें, लहसुन को शामिल करें, हल्दी है, अदरक है, काली मिर्च है, इन सारे मसालों को आप शामिल करें। फिर देखें कि आपकी इम्यूनिटी कैसे नहीं बढ़ती है। और खुश रहें, जो भी खाएं खुशी के साथ। और दिन में 3 से 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें।
जब अकेले हों अपनी डिवाइस को अलग रख दें और शांति से 5-10 मिनट बैठें, फिर देखें कि जिंदगी का नजरिया ही बदल जाएगा। तो मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, और समय रहेगा तो मैं और चर्चा करूंगा, नहीं तो ये पूरा आपके सेशन में आगे लोगों को वक्त नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूंगा बाल मुकुंद शास्त्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि इन्होंने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अच्छा सा ये सत्र जूम वेबिनार आयोजन किया, और ये न्यास योग की बात कर रहे हैं। हाँ, मेरा प्रोनाउंसिएशन, इनको नाइसा बोलते हैं यूरोप और कुछ कंट्रीज में। जब हम कोस्टल एरिया या लैटिन अमेरिका में जाते हैं, दैट फॉर्म इज known as नाइसा योग, वहां नाइसा के नाम से प्रोडक्ट चलते हैं। सो द इंडियन टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट एंड द वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी डिफरेंट। वेस्टर्न में फिलोसफी कहते हैं और हमारा ईस्टर्न में दर्शन कहते हैं। दृश्यते अने नित्य दर्शनम, दैट इज कॉल्ड दर्शन। फिलोसफी, टू सी बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड फिलोसफी। फिलोसोफिया मीन्स, फिलोस मीन्स लव, सोफिया मीन्स knowledge. So ones who love knowledge called philosopher and ones who loves to the divine called दार्शनिक। So इस तरह की चीजें हैं। So I think न्यासा या नाइसा बोथ आर इक्वली करेक्ट। तो मैं अब यहाँ आप लोगों से विदा लेता हूँ। काफी समय हो गया आप लोगों के साथ, बट आप लोगों को देख नहीं पा रहा, मुझे नहीं पता कितने लोग जुड़े हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो जरूर करें। सो आई थिंक आई प्रेफर टू रेस्पॉन्ड द क्वेरीज, दैट इज माई आई थिंक द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसर्न। आज एक शांति निकेतन में मेरा एक लाइव सेशन था, तो वहां बड़े क्वेश्चन आंसर बहुत हुए थे, तो मजा आ गया था। तो अगर यहाँ कुछ है, कोई है आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आई वुड बी हैप्पी टू रेस्पॉन्ड दैट क्वेरीज। ओवर टू यू शास्त्री। बहुत सुंदर। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर कोई प्रश्न है तो हम 2 मिनट का समय देते हैं आप लोगों को, आप लोग अवश्य पूछिए। और आज सुबह से, बल्कि कल से ही हमारा सेशन कंटिन्यू हो गया था, कल भी हमारे बहुत से सेशन रहे। आज सुबह से यानी कि 6:30 बजे से निरंतर हम लोगों का सेशन कंटिन्यू रहा, और अभी आगे 7 बजे तक का हमारा कार्यक्रम है, जिसमें हम लोग 5 बजे से न्यास योग की पद्धति को लॉन्च कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य मुकेश जी, आपका कोई शक नहीं है इसमें कि आपका इतना लंबा समय का अनुभव रहा है, और इतना अच्छा मतलब कि आपने अपनी बात रखी, इतने अच्छे तरीके से आपने सेशन को कंक्लूड किया, साथ में इतने अच्छे से सेशन को कंडक्ट किया, और लोगों को प्रैक्टिकली भी आपने समझाया कि किस प्रकार से आप वो बेनिफिटेड हो सके, साथ में सही तरीके को अपना सके और उससे लाभान्वित हो सके। तो आपका मैं संस्थान श्री संकट मोचन योग अनुसंधान संस्थान, SM योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन की ओर से, इंडिया की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप निरंतर इसी प्रकार योग का पूरे जन जन में आप प्रसार करते रहें, और हमें सहयोग इसी प्रकार आपका मिलता रहे। एक छोटे भाई के समान, आप एक बड़े भाई के समान मार्गदर्शक बनकर के मेरे साथ हमेशा खड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रिय आचार्य मुकेश जी। अभी हम लोग न्यास योग का लॉन्च की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि कुछ देर रुकें आप लोग, अथवा दोबारा से आप लोग जाकर के 10 मिनट के अंदर वापस आ सकते हैं। न्यास योग मेडिटेशन आज का जो पहला हम लोग करवाएंगे, उसमें मेडिटेशन होगा बेसिकली, और कुछ मुद्राओं का ध्यान होगा। मुद्राएं अगर हम लोग करवाएंगे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि आप लोगों को अभी, क्योंकि नया है तो आप लोगों को समझ नहीं होगा मुद्राओं का। तो हम लोग आने वाले समय में, जब ये इसके ट्रेनिंग हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं 15 दिन की, जो कि निःशुल्क है पहला सेशन 15 दिन के लिए गुरु पूर्णिमा तक, और उसमें हम लोग मुद्राएं भी बताएंगे, कौन कौन सी मुद्राएं हम लोग अपनाएंगे इसमें। इसके साथ हम लोग उसकी विधि सही तरीके से बताएंगे। आज जो हम लोग तरीका अपनाएंगे वो हम मानसिक रूप से सब चीजें करेंगे, और मानसिक रूप से करते हुए एक ध्यान और प्राणायाम की विधि हम लोग आप लोगों के समक्ष न्यास विधि लेकर के आ रहे हैं। और इसी प्रकार
आपका जो है मैं चाहूँगा कि आप अभी 10 मिनट के बाद पुनः जॉइन करें अथवा वेट करें। अभी वीडियो हम लोगों का चलेगा न्यास योग का। आचार्य मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज़ कहिए। हाँ नहीं, अगर किसी का कोई सवाल हो, मेरा तो कंसर्न उतना ही है बस बहुत सुंदर। कि ये हमारी हमेशा से आग्रह रहती है सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से, योग शिक्षकों का, अगर कोई क्वेरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के समय में भ्रमित कर रहे हैं। समाज को एक-एक महीने का कोर्स करके और ना जाने कौन-कौन सी चीजें सीख करके पावर योगा, जुम्बा, ना योग की जितनी भी जितना मतलब कि स्तर गिरा दिया जाए उतना कम है उनके हिसाब से, और उसे वो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसे वो योग का नाम दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली सवाल तो बनते हैं, और इसी प्रकार हम लोगों की इसी कारण से हमेशा यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सवाल आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी सवालों का समाधान कर सकें। तो मैं पुनः आग्रह करूँगा, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं फेसबुक के माध्यम से, ज़ूम के माध्यम से, वह क्वेश्चन हम लोगों से पूछ सकते हैं। भ्रामरी, भ्रमर शब्द से इसकी जो है शब्द की उत्पत्ति हुई है, और इसका जो शाब्दिक अर्थ है कि भ्रमर की तरह, जो जिस प्रकार से भंवरे जो हैं वो गुंजन करते हैं, उसी प्रकार से हमें गले से भंवरे की तरह गुंजन करना होता है। और जब हम गुंजन कर रहे होते हैं